वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। द शिक्षा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो परीक्षा के लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। रीतिकाल की श्रृंखला चल रही है जिसमें अभी तक हम लोगों ने इससे पहले रीतिकाल पे एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर बातचीत कर ली है। तो आज हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, पूछा गया है कि बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है। पंक्ति है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन बिरद बारक बारन तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा है। ए श्रृंगार का है, बी नीति का है, सी भक्ति का है और डी प्रकृति चित्रण का है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। बिहारी के इस दोहे में जो व्यक्त भाव है वो भक्ति का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो कि हिंदी के बड़े आलोचक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, ये पूछा गया है। ए भिखारी दास, बी मतीराम, सी चिंतामणि और डी केशव दास। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी कि चिंतामणि। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबिनन सरस्वत भूषण बिन्न विराजयी कविता वनिता मित्र। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं। ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी मतीराम और डी बिहारी लाल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका केशव दास होगा। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस्वत भूषण बिन्न विराजयी कविता वनिता मित्र, जो पंक्तियाँ हैं ये केशव दास की द्वारा लिखित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पंक्ति किसकी है। कुंदन को रंग फीको लगे छलके अति अंगन चारु गुराई। ये पंक्ति किसकी है पूछा गया है। ए मतीराम की, बी बिहारी की, सी भूषण की और डी देव की। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये यानी कि मतीराम हो जाएगा। ये पंक्तियाँ जो है वो मतीराम की हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बिहारी लाल की पंक्ति है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन। ये बिहारी लाल के द्वारा लिखित पंक्ति है। भूषण के द्वारा लिखित पंक्ति है कि दारा की दौर यह राज नहीं खुशबू की। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि भूषण के द्वारा लिखित है। भूषण एक रीतिकालीन कवि हैं जो कि रीतिकालीन प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं। देव की पंक्ति है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ये देव की पंक्ति है। देव आचार्य और कवि दोनों हैं। ये रीतिकाल के एक प्रमुख आचार्य और कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सी मिश्रबंधु ने और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति दी गई है, पूछा गया जो पंक्ति है वो किसकी है। इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुवंग पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। यह पंक्ति किसकी है। ए भूषण की, बी बिहारी की, सी कविदेव की और डी आलम की। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, यानी कि भूषण की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जगत विनोद किस कवि की रचना है। ए घनानंद, बी बिहारी लाल, सी पद्माकर और डी मतीराम। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका पद्माकर हो जाएगा। जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिमुक्त धारा में प्रमुख रहा है। आपको ये बताना है रीतिमुक्त धारा में जो है प्रमुखता से कौन सी चीज़ है वो रही है, कौन सी प्रवृत्ति है जो रही है। ए नीति कथन, बी भक्ति भावना, सी श्रृंगार चित्रण और डी आश्रयदाता का गुणगान। तो यहाँ पे प्रमुखता से रीतिमुक्त धारा में जो प्रवृत्ति रही है वो श्रृंगार चित्रण की रही है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवकृत देवचरित्र यानी आचार्य देव के द्वारा जो रचित ग्रंथ है देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। ऑप्शंस हैं ए राम, बी कृष्ण, सी इंद्र और डी शिव। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा बी यानी कि कृष्ण। देवकृत देवचरित्र जो रचना है ये भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। देव का जो मूल नाम है आपको पता है कि ये देवदत्त की रचना है, ये बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। और इनका मूल नाम जो है कई बार रचनाओं में पूछा जाता है।
रचनाकारों के तौर पे पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि देवदत्त किस रचनाकार का नाम, किस रीतकालीन रचनाकार का नाम है, तो देव का नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोकसार किसकी रचना है? ए आलम की, बी बोधा की, सी घनानंद की, डी ठाकुर की। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, घनानंद की रचना है कोकसार। अगला प्रश्न, बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? ए लल्लूलाल, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी सूरत मिश्र और डी अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ए यानी कि लल्लूलाल हो जाएगा। बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से लल्लूलाल ने जो है की है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोधा का असली नाम क्या था? ए बुद्धिराम, सी बी सुबोध चंद्र, सी बुद्धिसेन और डी प्रबोध चंद्र। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि बुद्धिसेन। बोधा का जो असली नाम है वो बुद्धिसेन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। तो मतलब काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है, ये प्रश्न है। ए देव की, विभूषण की, सी भिखारी दास की और डी केशव दास की। यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में जो है पंक्ति है ये भूषण से संबंधित है, भूषण की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है रचनाकार और रचना का संबंध? ए कवित्र रत्नाकर सेनापति, बी छंदसार भूषण, सी साहित्यसार मतिराम और डी गंगा लहरी पद्माकर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको पता है, छंदसार जो रचना है वो भूषण की नहीं है बल्कि मतिराम की रचना है। जो एक तरीके का छंदसार एक तरीके का जो है छंद निरूपक ग्रंथ है, तो ये भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन पूछा गया है, किसका है? बिहारी के संबंध में कथन किस आलोचक का है, ये आपको बताना है। कथन है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी बच्चन सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के संबंध में कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। एक और महत्वपूर्ण बात बिहारी से संबंधित, आपको पता है बिहारी लाल की प्रमुख जो रचना है बिहारी ससई, उसमें 719 दोहे माने जाते हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी ससई पर टीका लिखी है, उसमें उन्होंने 713 दोहों की संख्या मानी है, जबकि अधिकांश विद्वान 719 मानते हैं। अगर ऑप्शंस में आपके 19 रहता है, 719 रहता है कि दोहों की, ये प्रश्न कई बार आता है कि दोहों की संख्या कितनी है, तो अगर 719 आती है तो आप 719 लगाइए, अगर 713 आती है तो आप 713 भी लगा सकते हैं, अगर 719 वहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? ए द्विजदेव, बी चिंतामणि, सी देव और डी रत्नाकर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ए यानी कि द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के जो रचयिता है वो द्विजदेव हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इनसे संबंधित कि जो श्रृंगार 32वीं रचना है ये द्विजदेव की ही है, और द्विजदेव यानी कि महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव का जो असली नाम है वो महाराज मान सिंह है, एक रचनाकार के तौर पे इनका ये नाम था, और इनका ये जो थे महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे उस समय। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्रिका का समय, रचना समय क्या है, ये पूछा गया है। ए 1501, बी 1601, सी 1801 और डी 1701। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो 1601 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 है। इसकी चर्चा मैंने भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हुए बताई थी कि रामचंद्रिका जो केशवदास के द्वारा रचित है, ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो रामचंद्रिका के विषय में लोक में प्रचलित है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त जैसे विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? ए चंद्रालोक, बी साहित्य दर्पण,
सी ध्वन्यालोक और डी शिवराज भूषण। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, यानी कि चंद्रालोक। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की। भाषा भूषण जो कि एक तरीके का अलंकार ग्रंथ है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, राठौर राजपूत थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण जैसे ग्रंथों की रचना की। तो इतना आपको इनके विषय में जानना आवश्यक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए रसविलास देव, बी कविप्रिया केशवदास, सी गंगा लहरी रत्नाकर और डी ललित ललाम मोतीराम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि गंगा लहरी रत्नाकर की रचना नहीं है बल्कि पद्माकर की रचना है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलन जो है वो सही हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरायो खेलन होरी। इस पंक्ति की रचना किस कवि ने की है? ए रसलीन ने, बी रत्नाकर ने, सी पद्माकर ने और डी बिहारी ने। तो यहाँ पे सही उत्तर पद्माकर हो जाएगा। ये पंक्तियाँ पद्माकर के द्वारा रचित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवि रीतमुक्त नहीं है? ए बोधा, बी आलम, सी ठाकुर और डी सेनापति। तो यहाँ पर सही उत्तर सेनापति हो जाएगा। सेनापति जो है वो रीतमुक्त कवि नहीं है, रीतमुक्त कवि नहीं है। आपको पता है जो सेनापति हैं वो भगवान राम के उत्कृष्ट भक्त थे, और ये रीतबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं, ना कि रीतमुक्त के। लेकिन इन्होंने भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया है। सेनापति परिभाषा लिखने में सिद्धस्थ थे। उनकी रचनाएं आपको पता है कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम जो है वो प्रमुख हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? तो यहाँ पे करीब यानी कि अप्रॉक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 719 दोहा नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो आप बता सकते थे। तो वहाँ पे करीब नहीं होता, वहाँ पे ये होता कि बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं या बिहारी सस्से में कितने दोहे हैं। तो यहाँ पे जो करीब है यानी कि 700 दोहे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं, ए खुसरो हैं, बी रहीम हैं, सी पलटू दास हैं और डी मतीराम है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो होगा वो मतीराम होगा। रीतिकाल के मुख्य कवियों में मतीराम आते हैं। बाकी जो अन्य कवि यहाँ पे दिए गए थे, जैसे कि खुसरो जो है वो आदिकालीन है, आपको पता है, और रहीम भक्तिकालीन है, और पलटू दास जो है वो भी भक्तिकाल से संबंधित हैं। तो मतीराम जो है वो रीतिकाल के मुख्य कवियों में आएंगे। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के कवि कौन है, यानी कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी बिहारी। तो सही उत्तर आपको पता है केशवदास कृत है रचना रामचंद्रिका। तो सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ए बिहारी ने, बी चिंतामणि ने, सी भूषण ने और डी घनानंद ने। यहाँ पे सही उत्तर आपका ही हो जाएगा, यानी कि बिहारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी श्रृंगार निर्णय और डी का भाषा भूषण। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा भाषा भूषण हो जाएगा। ये भिखारी दास की नहीं बल्कि महाराज जसवंत सिंह की रचना है, आपको पता है, जो कि एक अलंकार शास्त्र को लेके ये ग्रंथ लिखा गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? अगला प्रश्न, ए मिश्र बंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने और डी रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पे सही उत्तर मिश्र बंधु हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा इन दोनों लोगों ने रीतिकाल को रीतिकाल संज्ञा दी है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण कुछ इतिहासकार जिन्होंने रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में अपने मत दिए। अगला प्रश्न है, युक्ति तरंगिणी की रचनाकार कौन है? ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी कुलपति मिश्र और डी सुखदेव मिश्र। यहाँ पे कुलपति मिश्र ही होगा। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं वो कुलपति मिश्र हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये काव्य पंक्ति किसकी है, ये पूछा गया है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद
समीर। इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है पूछा गया है। ए पद्माकर, बी बिहारी, सी घनानंद और डी रसखान। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बिहारी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें बिहारी के संदर्भ में कि राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की जो है उपमा दी थी और बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा रचनाकार के संप्रदाय में दीक्षित था। जो बिहारी हैं वो निम्बार्क संप्रदाय से आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। ये भाव विलास, बी अष्टयाम, सी अलंकार गंगा और डी सुजान विनोद। तो अलंकार गंगा जो रचना है ये देव की नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ठीक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। ए विज्ञान गीता, बी भू परिक्रमा, सी रतन बावनी और डी जहांगीर जशचंद्रिका। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। भू परिक्रमा जो है विद्यापति की रचना है, तो यहाँ पे जो सही आपका उत्तर होगा वो बी होगा। एक महत्वपूर्ण बात जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोहा दिया गया है, ये पूछा गया है कि इस दोहे के संबंध में जो कौन कौन सी जो बातें हैं वो सही हैं। दोहा है कि कीनय हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भवमन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनू। तो इस तरीके से ये दोहा है और इस दोहे के संबंध में क्या सही बातें हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो है व्यंजित है। ऑप्शन बी है नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती हैं। कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बी और सी, ए और डी, ए और सी और ए और बी। तो आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है वो सही होगा, कौन कौन सी जो इस दोहे से संबंधित बातें हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होंगे, ए और बी, यानी कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो है वो व्यंजित हो रहा है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो यहाँ पे जो गोपियाँ कहना चाह रही हैं वो ये कि कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भवमन मोहन रूप मिली, पानी में कोलोन। यानी कि यहाँ पे नायिका कहना चाह रही है कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण उसी ऐसे रच बस गए हैं कि उनको निकालना असंभव है, क्योंकि जिस तरीके से जो नमक होता है वो पानी में घुल मिल जाता है, उसी तरीके से श्री कृष्ण मेरे हृदय में घुल मिल गए हैं। तो उनको जिस तरीके से पानी से नमक अलग करना बहुत कठिन कार्य है, उसी प्रकार से जैसे कि पानी से नमक, पानी में जो नमक घुला हुआ है उसको अलग करना संभव है, उस तरीके से श्री कृष्ण जो कि मेरे हृदय में रचे बसे हैं उनको अलग करना असंभव है। यानी वो ये कहना चाह रही हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शंस आपके हो जाएंगे ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्तियाँ हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। काव्य पंक्तियाँ हैं, ए है कि कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ऑप्शन बी है गुलगुली कील में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सी है सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुर्बे में ने कुचेना मुर को। डी है विधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन कौन सी जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो किन रचनाकारों के साथ सुमिलित होंगी। तो यहाँ जो सुमेलन होगा उस तरीके से होगा, जो ए है उसका मिलान प्रताप शाही से होगा। ये प्रताप शाही की काव्य पंक्तियाँ हैं। उसके साथ जो ऑप्शन बी है वो पद्माकर की पंक्तियाँ हैं।
ऑप्शन सी वाली जो पंक्तियाँ हैं वो ठाकुर के द्वारा रचित हैं। इसके साथ ही साथ जो डी है यानी कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षण लीन, ये देव के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा जाके वो बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। ए केशव बिहारी भूषण सेनापति, सेनापति केशवदास बिहारी भूषण, भूषण केशवदास, सेनापति बिहारी, केशवदास सेनापति भूषण बिहारी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, रचना काल की दृष्टि से केशव सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बिहारी, फिर भूषण, उसके पश्चात सेनापति। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। भाष्यभूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णुपद कीर्तन, रसविलास। रचनाकार जो है उनमें मतिराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि और रसनिधि। तो यहाँ पे जो भाष्यभूषण ग्रंथ है ये जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। अगला ग्रंथ जो अलंकार पंचाशिका है वो मतिराम के द्वारा रचित है, यानी कि ये यहाँ पे सही सुमेलन होगा। विष्णुपद कीर्तन जो ग्रंथ है वो रसनिधि के द्वारा रचित है, और जो रसविलास रचना है वो चिंतामणि के द्वारा रचित है। तो इस तरीके से इसका मिलान होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। इसका जो अगला प्रश्न है इसमें भी काव्य कृतियों को उनके साथ रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलमकीली और रतन हजारा ये ग्रंथों के नाम हैं। रचनाकारों के नामों में ससलीन है, आलम है, याकूब खां है, रसनिधि और भूषण है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यानी कि अलंकार प्रकाश, ये भूषण की रचना है। अगला जो ग्रंथ है यानी कि अंग दर्पण, ये जो है ये रसलीन का ग्रंथ है। आलमकील जो रचना है ये आलम की रचना है, और रतन हजारा जो रचना है ये रचना रसनिधि की है, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही सुमेलन जो आपका होगा बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। ए है भाव विलास काव्य निर्णय रस रहस्य जगत विनोद, बी है रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद। कालक्रम की दृष्टि से आपको यहाँ पे बताना है। सी है काव्य निर्णय रस रहस्य जगत विनोद भाव विलास, और डी है भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद और रस रहस्य। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से इन ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है वो ये होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, ये प्रश्न है, और इनमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इनमें आपको बताना है कि प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये है कि फर्स्ट है कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। ये रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे कुछ बताई गई हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ये रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं दी गई। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो रीतिकालीन प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। तो यहाँ पे 3 बातें जो हैं वो रीतिकालीन वीर काव्य से संबंधित हैं, प्रमुख हैं। यानी कि एक तो कि रीतिकालीन वीर काव्य जो है वो रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, एक ये विशेषता है। उसके साथ ही साथ दूसरी बात कि इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, रीतिकालीन वीर काव्य की अगर हम बात करें। उसके साथ ही साथ जो एक ऑप्शन है यानी कि 4, यानी कि किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1, 2 और 4। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1, 2 और 4।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? ए उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा उद्गाता आचार्य और चौथा कवि शिक्षक। तो आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं सही होंगे। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होंगी, किस तरीके से होंगी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला कि उद्भावक आचार्य, उसके बाद व्याख्याता आचार्य, उसके पश्चात कवि शिक्षक। तो इस तरीके से रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ इसी के विषय में महत्वपूर्ण बात कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियाँ हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक, जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के शुद्ध कवियों में केशव, मतिराम देव तथा भिखारीदास आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ये चिंतामणि, बी मतिराम, सी राम सहाय और डी अमीरदास। तो यहाँ पर सही उत्तर चिंतामणि हो जाएगा। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में कवित्व पढ़ा था? तो यहाँ पे एक कवित्व दिया गया है, ये आपको बताना है कि पद्माकर ने भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए किस राजा के दरबार में कवित्व पढ़ा है। तो इनका जो ये कवित्व है ये कह रहा है कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज भंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगे। आगे कह रहे हैं कि कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हो को, पिंजर से घेर के कालिंजर छुड़ावेगे। आगे कह रहे हैं कि बांका नृप का नाम पता नहीं, डैश है यहाँ पे नहीं दिया गया है। अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावेगे और दिल्ली धपट्टी पटना हो को झपट करी, कबहू लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगे। तो इस तरीके से वो एक कवित्व के माध्यम से भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर उस समय के तत्कालीन राजा के दरबार में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कवित्व पढ़ते हैं। और आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक नृप का जो नाम था उसी के लिए यहाँ पे डैश था, तो उस नृप का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे किस राजा के दरबार में उन्होंने पढ़ा कि बांका नृप, आगे वो डैश उस राजा का नाम होगा। अलीजा महाराज कबाओ, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावोगे। ए है ऑप्शन है। ए जगत सिंह, बी अनूप गिरी, सी दौलतराव सिंधिया और डी रघुनाथ राव। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। उस समय के जो बांका नृप राजा का नाम जो है वो दौलत राव सिंधिया है। तो उन्होंने पद्माकर ने इस कवित्व के माध्यम से तत्कालीन राजा को सचेत किया और एक अपने कवित्व धर्म का और कवि धर्म का पालन किया, जो कि साहित्य से संबंधित लोगों का एक कर्तव्य है। उस कर्तव्य का उन्होंने संवहन किया, रीतिकाल में संवहन किया, आपको पता है। उसके पश्चात आधुनिक काल में आप देखते हैं तमाम कवियों ने तत्कालीन सत्ता को सचेत किया और तत्कालीन सत्ता के बारे में, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो धूमिल हो, चाहे मुक्तिबोध हो, तमाम रचनाकार आप आधुनिक काल में देखेंगे जो उस समय की सत्ता को सचेत करते हैं कि वो समाज के प्रति कुछ अच्छा कर सकें। अगर वो, जैसा कि यहाँ पे जिक्र है कि पद्माकर ने अपने वहाँ के जो राजा थे उनको सचेत करने के लिए कविता पढ़ा था। सचेत करने के लिए तमाम कविताएं हमारे हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवियों ने लिखा है, चाहे वह नागार्जुन हो। तो इस तरीके से ये उन्होंने कवित्व के माध्यम से पद्माकर ने जो तत्कालीन भारत में अंग्रेजों के बढ़ता प्रभाव था उसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए राजा के दरबार में कवित्व पढ़ा। अंतिम पंक्तियां हैं कि दिल्ली धपट्टी पटना हो को झपट करी, कबहूक लत्ता कलकत्ता को उड़ावई गो। तो इस तरीके से जो पद्माकर हैं वो अपने कवित्व धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाली का सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जुको दूत भरी रूप विकराल को। उपरिक्त काव्य पंक्तियाँ जो किस रचनाकार की हैं पूछा गया है। ए केशवदास, बी तुलसीदास,
सी सेनापति और डी मतिराम। तो यहाँ पर सही उत्तर सेनापति हो जाएगा, यानी कि ये सेनापति के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। रीतिकालीन रामकथा के कवि के रूप में सेनापति को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे जैसे कि मतिराम की पंक्ति, को कीते उपाय करो कम होत हैं आपनों पी ऊपर आए। मतिराम से जुड़ी हुई पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जन्मकाल के अनुसार जो है रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्रम के माध्यम से बताइए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं। ए रसिक प्रिय, बी अनुप्रास विनोद। अगली रचना है विज्ञान गीता और डी है रससागर। तो बताना है कौन सी रचनाएं जो केशवदास की हैं। विकल्प दिए हुए हैं आपको। तो सही उत्तर यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ए और सी, यानी कि रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये केशवदास की रचनाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी नंदलाल वाजपेयी। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है बिहारी के संबंध में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद जी वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए। ए वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो आपको पता है घनानंद जो रीतिकालीन रीतमुक्त धारा के कवि हैं वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे वृंदावन जाकर। और सुजान की उपेक्षा से, सुजान की उपेक्षा यानी कि आप पूरी कहानी जानते हैं सुजान की और घनानंद के विषय में, जिससे वो दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आपको पता है मीर मुंशी थे, और वहीं से निकाले जाने के पश्चात जो है वो वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। क्योंकि जब लोक से उनको विरक्ति होती है, विरक्ति कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जब लोक की तरफ से यानी कि लोक के लोगों के द्वारा उनका तिरस्कार होता है तो वो भगवत मार्ग की तरफ जो है जाते हैं, क्योंकि जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे, जब उसी के तरफ से उसे तिरस्कृत होना पड़ता है, घनानंद जी को तिरस्कृत होना पड़ता है, तो वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि आचार्य शुक्ल को घनानंद ने जो है साक्षात रसमूर्ति कहा है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ए घनानंद, बी नरपति नाल, सी सेनापति और डी भूषण। आपको पता है शिवा बावनी जो है भूषण की रचना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी नरपत नाल तो आप जानते हैं ये आदिकालीन रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ए भूषण, बी केशव, सी देव और डी पद्माकर। तो यहाँ पर सही उत्तर बी यानी कि केशव हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये कई बार कथन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी रीतसिद्ध और डी आश्रयवादी काव्यधारा। तो आपको पता है रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध रखते हैं भूषण, और रीतिकालीन जो रीतिबद्ध काव्यधारा है उससे ही भूषण संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बात भूषण के विषय में। भूषण ने शिवाजी के आश्रम में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ
नंबर ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ये कई बार पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालिदास हजारा की रचना किसने की, ये किसकी रचना है। तो ये प्रश्न आपको बताना है कि कालिदास हजारा की रचना किसने की है, उसके रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुजान सागर के लेखक कौन है। ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जो है वो घनानंद हो जाएगा। सुजान सागर के जो लेखक हैं वो घनानंद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, उसके टीकाकार कौन है। ए फिराक गोरखपुरी, बी आनंदीलाल शर्मा, सी अमीर खुसरो और डी मिर्जा गालिब। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जो है वो आनंदीलाल शर्मा हो जाएगा। बिहारी की जो रचना है बिहारी सस्सई, उस पर जो है फारसी भाषा में टीका लिखी गई, इसका नाम है फिरंगी सस्सई। उसकी जो टीका है वो आनंदीलाल शर्मा जी ने लिखी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी सस्सई पर फारसी भाषा में टीका किस नाम से लिखी गई। तो फिरंगी सस्सई नाम से लिखी गई और आनंदीलाल शर्मा उसके लेखक हैं। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अष्टयाम किसकी रचना है। ए सेनापति, बी देव, सी भूषण और डी पद्माकर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अष्टयाम जो रचना है वो देव की है। अगला प्रश्न है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। ये शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्रशाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है वो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके विषय में कि कानपुर के समीप तिकमापुर नामक स्थान में जन्म में रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम और चिंतामणि के सगे भाई थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल में कौन कौन से रचनाकार हैं जिनका संबंध जो है एक दूसरे से भाई का है। प्रसिद्ध रचनाकार जो किए हैं चिंतामणि, मतीराम और भूषण। चिंतामणि, मतीराम और भूषण का जो संबंध है वो आपस में सगे भाई थे। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है। ए मतीराम, बी पद्माकर, सी ठाकुर और डी बोधा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका पद्माकर हो जाएगा। गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। विरह वारिश किसकी रचना है। ए बोधा की, बी ठाकुर की, सी आलम की और डी घनानंद की। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका बोधा हो जाएगा। विरह वारिश जो है बोधा की रचना है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। ये जसवंत सिंह, बी भूषण, सी मतीराम और डी चिंतामणि। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका जसवंत सिंह हो जाएगा। भाषा भूषण की रचयिता जसवंत सिंह है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है। ए भिखारी दास, बी देव, सी मतीराम और डी भूषण। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो देव होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जाति विलास के रचयिता देव हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति विलास के जो रचयिता हैं वो देव जी हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए रामचरितमानस, बी छंद वर्णन की महिमा, सी रामचंद्र का और सी डी पृथ्वीराज रासु। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। केशव दास की जो रामचंद्र का रचना है उसी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास के कृत जो कि एक कीर्ति प्रसिद्ध रचना है, जिसकी कीर्ति जो है आप समझ सकते हैं हिंदी साहित्य में और पूरे साहित्य जगत में जो रामचरितमानस का स्थान है वो क्या है। इसके साथ ही साथ जो पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध रचना है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पंक्तियाँ किस कवि की हैं पूछा गया है। पंक्तियाँ इस तरीके से हैं कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये पूछा गया है। ए ठाकुर, बी घनानंद, सी तुझदेव और डी मतीराम। तो ये आपको पता है ठाकुर के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
यहाँ पे कथन दिया गया है, पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी दी है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी करी है। ये देव, बी ठाकुर, सी घनानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में बात कही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ए केशव, बी देव, सी भूषण और डी बिहारी। तो यहाँ पे आपको पता है रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिखारी दास की रचना कौन सी है इसमें से। ई काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि और डी रस विवेक। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। भिखारी दास की जो रचना है वो काव्य निर्णय है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में दिए गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं दिए गए हैं। कहने का मतलब इसमें आपको बताना है उस रस के उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं और जितने उदाहरण संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर जिस रस का सबसे अधिक प्रयोग रीतिकाल में दिखाई पड़ता है उतना पूरे साहित्य में नहीं लिखा गया है, उतने पूरे साहित्य में नहीं दिखाई पड़ते। तो ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी करुणा रस यानी कि डी श्रृंगार रस आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। श्रृंगार रस के उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। इस काल के कवि यानी कि रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रम में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण जो स्वाभाविक था, ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र से युक्त था। ये कुछ महत्वपूर्ण बात श्रृंगार के संबंध में जो कि रीतिकाल के केंद्र में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी सिद्ध का धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें जो कथन असत्य है वो डी है, यानी कि केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ये कथन जो है वो असत्य है, कि आपको पता है जो आचार्य केशव हैं वो रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की है। आपको पता है बिहारी सत्सई में दोहों की संख्या 719 मानी गई है, परीक्षाओं में कई बार आती है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य किसे माना। ये आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को और डी बिहारी को। तो सही उत्तर यहाँ पे चिंतामणि हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को नामांकन चिंतामणि को माना है, क्योंकि अधिकांश रचनाकारों ने केशवदास को रीतिकालीन प्रवर्तक माना है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता जो है वो गलत है, उस विशेषता का जो है आपको चयन करना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा है ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो यहाँ पे जो रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में जो गलत विशेषता है वो है कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का जो चित्रण है वो उद्दीपन और अलंकारिक रूपों में किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। ए काव्य प्रकाश, बी काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश और डी रस सारांश। तो यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है।
कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पे जो आपको पता है कवित्र रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो सेनापति जी हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ठीक होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर और डी आलम। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो भूषण हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो केशव का नहीं है, केशवदास के द्वारा रचित नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी विज्ञान गीता और डी भाषा भूषण। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो भाषा भूषण हो जाएगा। जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये केशव का दास का नहीं है बल्कि महाराज यशवंत सिंह का है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये जो ग्रंथ है किसका है, तो ये महाराज यशवंत सिंह का है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि देव किस जिले के थे? ए मैनपुरी, बी बनारस, सी गोरखपुर और डी इटावा। तो यहाँ पे सही उत्तर इटावा होगा। देव जो थे वो जिनका मूल नाम था देवदत्त, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये इटावा के थे, इटावा जिले के रहने वाले थे। इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है गणानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? कृतियाँ यानी कि रचनाएँ, तो आपको बताना है ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी मैथिली। तो गणानंद की जो अधिकांश कृतियाँ हैं वो ब्रज भाषा में हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में कही, इनके यानी कि गणानंद के विषय में, जो कि रीत मुक्तधारा के प्रतिनिधि कवि हैं रीत काल में, आचार्य शुक्ल ने लिखा उनके विषय में कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जवादानी का दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कथन भी परीक्षाओं में आपकी पूछा जा सकता है कि ये कथन किस आलोचक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, बिहारी सत्संग में दोहे कितने हैं? ए 500, बी 718, सी 719 और डी 717। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 719 जो संख्या है वो बिहारी सत्संग में दोहों की है। और 713 का जो यहाँ पे जिक्र है वो ये है कि जगन्नाथ रत्नाकर ने जो टीका लिखी है बिहारी सत्संग पे, उसमें उन्होंने दोहों की संख्या 713 मानी है। तो ऑप्शंस में अगर 719 है तो 719 लगाइए, 19 नहीं है तो 713 लगाइए, कोई ना कोई ऑप्शन इनमें से रहता है। अगला प्रश्न है कि कविप्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? ए देव, बी केशव, सी पद्माकर और डी घनानंद। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी कि केशवदास। कविप्रिया के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर और डी भूषण। तो यहाँ पर सही उत्तर भूषण होगा। भूषण वीर रस के कवि हैं, रीतिकालीन रचनाकार हैं। तो शिवराज भूषण जो उनकी रचना है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ठीक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है इनमें से? ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीप शिखा और डी छत्रसाल दशक। तो आपको पता है भूषण की जो रचना है वो छत्रसाल दशक है। इसके साथ इससे पहले जो रचना का जिक्र हुआ था शिवराज भूषण, तो ये इनकी प्रमुख रचना है, इनको आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी जिसका ऑप्शंस में जिक्र हुआ है जैसे कि चिदम्बरा, तो ये सुपितानंद पंत का काव्य संग्रह है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है। जब हम लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया जाएगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा और डी बुंदेली। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा प्रस्ती, तो सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी और डी घनानंद। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका हो जाएगा भूषण होगा। भूषण ने ये ऐसे कवि हैं वीर रस के रीतिकाल के जिन्होंने वीर रस में रचनाएं कविताएं लिखी। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है ये आपको बताना है। ए ब्रज भाषा का है, बी खड़ी बोली का है, सी अवधी का है और डी भोजपुरी का है। तो यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाएगा, बिहारी सत्सई जो है ब्रज भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी ठाकुर, बी भूषण, सी घनानंद और डी ठाकुर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो घनानंद हो जाएगा।
सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की रचनाओं में, कविता में सबसे अधिक हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। केशवदास जो है वो रीतिमुक्त कवि नहीं है। ये रीतिबद्ध कवियों में कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? जो कि भूषण का ग्रंथ है। ए रस, बी ध्वनि, सी अलंकार और डी औचित्य। तो यहाँ पर सही उत्तर अलंकार हो जाएगा। शिवराज भूषण जो ग्रंथ है ये अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 105 अलंकार का विवेचन किया गया है। ये संख्या भी पूछी जा सकती है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का विवेचन है। अगले प्रश्न को कुछ इनके विषय में महत्वपूर्ण बात की। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था। इनकी यानी कि भूषण की। तो कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी पर कंधा लगाया। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि महाराजा छत्रसाल ने किसकी पालकी पर कंधा लगाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना या रचनाकार का युग्म जो है वो सही नहीं है? काव्य निर्णय, भिखारीदास, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रस विलास, चिंतामणि और भाव विलास केशवदास। तो आपको पता है जो भाव विलास रचना है वो केशवदास से सुमेलित नहीं है, और क्योंकि जो भाव विलास रचना है ये देव के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और जो भाव विलास रचना है वो देव यानी कि देवदत्त की रचना है। इस ग्रंथ के विषय में कुछ बातें। इस ग्रंथ को उन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं देव जो कि आचार्य भी थे, रीतिकालीन आचार्य हैं। उनकी रचनाएं हैं कि भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देव शतक, देवचरित, शब्द या काव्य रसायन, सुरान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए मतीराम, बी सेनापति, सी बिहारी और डी वृंद। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो सेनापति हो जाएगा। जो सतसई की रचना नहीं की वो सेनापति ने नहीं की। सेनापति के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये जो है बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? ए हिंदी का, बी संस्कृत का, सी मराठी का और डी ब्रज का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी होगा। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा का जो है गहरा असर है। और महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई बात कि संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदाय यानी कि रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि में से अलंकार, रस और ध्वनि, इन तीनों के लक्षण एवं उदाहरण ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी अलग से बन सकता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय किस आचार्य को दिया जाता है? तो आचार्य केशव को दिया जाता है। ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में कवित्व सवयों के साथ और क्या लिखे गए? यानी कि रीतिकाल में कवित्व सवय तो लिखे ही गए, इसके साथ और क्या क्या लिखा गया? ए चौपाई, बी रुबाई, सी दोहे और डी पद। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका है वो सी हो जाएगा। रीतिकाल में कवित्व सवयों के साथ साथ दोहे भी लिखे गए। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिस रुबाई का यहाँ पे जिक्र हुआ है, रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया यानी कि तुक मिलाया जाता है। रूबिया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर ये पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, हो सकता है एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपके लिए ज़रूरी है। अगला, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ए ग्वाल कवि, बी राम सहाय दास, सी पद्माकर भट्ट और डी सम्मन। जब सही उत्तर आपका सी यानी कि पद्माकर भट्ट हो जाएगा। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना जो है पद्माकर भट्ट ने की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम और डी पद्माकर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। प्रबोध 50 जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो पद्माकर हैं।
पद्माकर के विषय में और महत्वपूर्ण बात कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं और इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी जो है प्रवाहित होती है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि किस रीतिकालीन रचनाकार के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी जो है वो प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। तो पद्माकर जी हैं, तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिनका प्रबोध 50 जिनका ग्रंथ है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने ससई की रचना नहीं की है? ए रसनिधि, बी वृंद, सी भूपति और डी बेनी प्रवीण। तो यहाँ पे सही उत्तर बेनी प्रवीण हो जाएगा। बेनी प्रवीण ने जो है ससई की रचना नहीं की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ए देव बिहारी देव भिखारीदास पद्माकर, बी है देव बिहारी पद्माकर भिखारीदास, सी है भिखारीदास देव बिहारी पद्माकर, डी है भिखारीदास बिहारी देव पद्माकर। तो सही उत्तर जो है वो आपका ये हो जाएगा। जन्मकाल के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले बिहारी रहेंगे, उसके बाद देव, फिर भिखारीदास, उसके बाद पद्माकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ए रसलीन की है, बी मुबारक है, सी बेनी प्रवीण है और डी या राम सिंह की है। तो किसकी है? अंग दर्पण जो रचना है वो रसलीन की है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक होगा। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखेंगे 193। तो इसमें पूछा गया उक्त काव्यांश में यानी काव्य के अंश में कवि क्या कहना चाहता है। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कि पानीप अपार घन आनंद उकत ओझी, जतन जुगत जोन कौन पैन नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है पूछा गया। ऑप्शन है, नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। ऑप्शन सी है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी युक्ति निकृष्ट है। ऑप्शन डी है, नायिका का सौंदर्य और कवि की युक्ति दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, यानी कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में जो मेरी युक्ति है वो निकृष्ट है, यानी कि कमतर है। इसका इन पंक्तियों में रचनाकार ये कहना चाहता है। और जो ये पंक्तियाँ हैं ये हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ दिया जाए परीक्षा में कि किस रचनाकार के द्वारा रचित हैं। तो ये घनानंद के द्वारा रचित है, तो ये आपको पता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। ए भूषण चिंतामणि केशवदास सेनापति, बी सेनापति भूषण केशवदास चिंतामणि, सी केशवदास सेनापति चिंतामणि और भूषण, डी सेनापति केशवदास भूषण चिंतामणि। तो यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले आचार्य केशव, फिर सेनापति चिंतामणि और फिर भूषण। अगले प्रश्न को देखते हैं। 195 प्रश्न संख्या है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं सारे ऑप्शंस में, तो इसमें बताना है रचना काल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही होगा वो डी होगा। सबसे पहले चिंतामणि, उसके बाद महाराज जसवंत सिंह जिनकी रचना भाषा भूषण है, उसके बाद देव, फिर भिखारीदास। तो इस तरीके से आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति जो है प्रबंध काव्य नहीं है। ए चंडी चरित्र, बी रामचरित्र, सी सुदान चरित्र और डी सुजान हित प्रबंध। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका है वो सुजान हित प्रबंध है। ये जो कृति है ये प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो परीक्षा में करने में इसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि गेस करना थोड़ा कठिन है। क्योंकि सुजान हित प्रबंध जो है इसमें प्रबंध, इस शीर्षक में तो प्रबंध लगा है लेकिन ये प्रबंध ग्रंथ नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये काव्य ग्रंथ ही है। बाकी जो रामचरित, चंडी चरित और सुजान चरित ग्रंथ हैं ये सारे के सारे प्रबंध काव्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है। ए सुरत मिश्र, बी रसनिधि और सी रसिक गोविंद और डी श्रीपति। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि रसनिधि। गीत संग्रह के जो रचनाकार हैं वो रसनिधि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है। ए जसवंत सिंह, बी राम, सी निवाज और डी नागरी दास। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो निवाज हो जाएगा। निवाज की रचना है
शकुंतला नाटक, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके विषय में महत्वपूर्ण बात कि शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का उन्होंने विशेष वर्णन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो आपको बताना है कालक्रम की दृष्टि से इन निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा वो ए होगा, अंग दर्पण, विरहवारीश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, उसके बाद मधुर प्रिय। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका ए हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृंद ससई की विषय वस्तु जो है वो क्या है। ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति और डी भक्ति। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो नीति हो जाएगा। वृंद ससई की जो विषय वस्तु है, जो कि रीतिकालीन कवि वृंद के द्वारा रचित है, एक नीतिपरक रचना है, और जो इसकी विषय वस्तु है वो भी नीति है। और इसमें नीति के लगभग 700 दोहे हैं। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो बिहारी ससई है, बिहारी के द्वारा रचित रचना है, इसमें 719 दोहों का इस्तेमाल हुआ है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्न देखे थे। इस वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्न और देख लिए हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं इस श्रृंखला के, उनको हम अगली वीडियो में रीतिकाल से संबंधित जो होगी उसमें हम देख लेंगे, क्योंकि कुछ ही प्रश्न बचे हैं। और चूँकि परीक्षाएं चल रही हैं, हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ये वीडियोज़, ये जो सीरीज चल रही है इस समय। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लगी। इससे जो आगे के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।